हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूथ एजुकेशन में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हमने साइंस के 1000 टारगेट सीरीज़ स्टार्ट करा है, जिसमें हम साइंस के 1000 प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज ये उसका दूसरा वीडियो है, जिसमें हम अगले 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज़ उसे देखें और अपनी राय दें। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, यकृत या फिर अग्नाशय। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को देखिए दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला प्रश्न, पिनियल ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? ऑप्शन दे रखे इसने, पैरों में, यकृत में, मस्तिष्क में या फिर हृदय में। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर बन जाएगा मस्तिष्क में। पिनियल ग्रंथि जो होती है वो मस्तिष्क में उपस्थित होती है। अगला प्रश्न, लार किसके पाचन में सहायक होती हैं? इसके ऑप्शन दे रखे हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, स्टार्च या फिर पानी। तो इसका सही आंसर बन जाएगा दोस्तों स्टार्च, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला प्रश्न, बच्चे का लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र पर निर्भर होता है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं, माता, पिता, दोनों के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि बच्चे का जो लिंग का निर्धारण होता है वो होता है पिता के गुणसूत्र पे, जिसमें एक्स वाई रहते हैं, और माता में जो गुणसूत्र रहते हैं वो एक्स एक्स रहते हैं, और पिता में एक्स वाई गुणसूत्र रहते हैं, और पिता के उसी गुणसूत्र पे बच्चे का लिंग का निर्धारण होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पेसमेकर का संबंध किससे होता है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं, मस्तिष्क, बड़ी हड्डी, दांतों से या फिर हृदय से। तो इसका सही आंसर बन जाएगा दोस्तों हृदय से, ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों, पेसमेकर जो होता है वो होता है कृत्रिम हृदय। उसका काम ये रहता है कि जब हृदय जो है वो उसकी धड़कन काम करना बंद कर देती है, तब कृत्रिम हृदय यानी पेसमेकर लगाया जाता है, जिससे कि हृदय की धड़कन को चालू रखा जाता है। अब अगला प्रश्न, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसके ऑप्शन दे रखे इसने, टाइलिन, एमिनो एसिड, यूरोक्रोम या फिर मेलानिन। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर बन जाएगा टाइलिन। मनुष्य के लार में जो रहता है वो टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। अब अगला प्रश्न, मानव शरीर की पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पर संपन्न होता है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं इसने, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत या फिर मुंह। तो देखिए दोस्तों, मानव शरीर का जो अधिकांश पाचन होता है वो होता है छोटी आंत में। अब अगला प्रश्न, दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसके ऑप्शन दे रखे इसने, कैरोटीन, मेलानिन, केसिन या फिर केसिन। तो देखिए दोस्तों, दूध में जो पाया जाता है वो पाया जाता है केसिन नाम का विटामिन। तो अपना सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का फेफड़ा किससे ढका होता है? तो देखिए दोस्तों, इसके ऑप्शन दे रखे इसने, फ्लूरा, फीमर हड्डी से, त्वचा से या फिर एपिडर्मिस से। तो देखिए दोस्तों, मानव शरीर का जो फेफड़ा रहता है वो फ्लूरल मेम्ब्रेन की झिल्ली नाम से ढका रहता है। तो इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लूरा। अब अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक की हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? इसके ऑप्शन दे रखे इसने, टांग, मस्तिष्क, हाथ या फिर हृदय के अंदर। तो देखिए दोस्तों, ये इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टांग। मनुष्य के शरीर में टिबिया नाम की हड्डी जो रहती है वो टांग में पाई जाती है, फीमर से नीचे पाई जाती है ये। अब अगला प्रश्न, सोते समय मनुष्य के रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो देखिए दोस्तों, इसके ऑप्शन दे रखे इसने, बढ़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कभी कम कभी ज़्यादा होता है या फिर घटता है। तो देखिए दोस्तों, जब मनुष्य सोता है तब उसका जो रक्तदाब रहता है वो घट जाता है। तो इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घटता है। अब अगला प्रश्न, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, जस्ता, सोना, प्लेटिनम या फिर लोहा। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि रक्त में जो आयरन पाया जाता है, तो यही अपना सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा, आयरन उसे कहते हैं। अब अगला प्रश्न, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाता है? तो देखिए दोस्तों, इसके ऑप्शन दे रखे इसने,
एमिनो एसिड, स्टार्च, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर नाइट्रोजन। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, एमिनो अम्ल। पाचन क्रिया में प्रोटीन जो रहता है वो एमिनो एसिड में बदल जाते हैं। अब अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों इसने, WBC, प्लेटलेट्स, लोहा या फिर RBC। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हीमोग्लोबिन जो रहता है वो रक्त में पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन जो रहता है वो मुख्य घटक जिसका रहता है वो RBC का रहता है। तो अपना सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, RBC, यानी रेड ब्लड सेल्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? पहला ऑप्शन दे रखा है इसने स्टेपिज, अगला दे रखा है इसने फीमर, अगला दे रखा है इसने पैरों की हड्डी, या फिर अगला दे रखा है इसने हाथ की हड्डी। तो देखिए दोस्तों, मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो होती है फीमर। इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फीमर जो रहती है वो टांग में पाई जाती है। अब अगला प्रश्न, मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? पहले ऑप्शन दे रखा है इसने यकृत, अगला दे रखा है इसने हृदय, अगला दे रखा है इसने मस्तिष्क, और अगला दे रखा है अस्थि मज्जा। तो देखिए दोस्तों, मानव शरीर में लाल रक्त यानी कि RBC जो रहती है वो अस्थि मज्जा में बनती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? ऑप्शन दे रखा है इसने हृदय, यकृत, फ्लूरा या फिर प्लीहा। तो देखिए दोस्तों, मानव शरीर का रक्त बैंक जो कहते हैं वो प्लीहा को कहते हैं, क्योंकि मानव शरीर का रक्त का जो स्टोर होता है वो सबसे ज़्यादा प्लीहा में ही होता है, इसीलिए उसे शरीर का रक्त बैंक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? इसके ऑप्शन दे रखे इसने 18 दांत, अगला दे रखा इसने 32 दांत, अगला दे रखा इसने 20 दांत, और अगला दे रखा इसने 10 दांत। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 दांत। मनुष्य के जो 20 दांत रहते हैं वो उसके जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? इसके ऑप्शन दे रखे इसने सेरिबेलम, अगला ऑप्शन दे रखा इसने सेरेब्रम, अगला ऑप्शन दे रखा इसने पीयूष ग्रंथि, या फिर अगला ऑप्शन दे रखा इसने मेड्यूला ओब्लिंगोटा। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेरेब्रम। मानव मस्तिष्क में जो बुद्धि का केंद्र रहता है वो सेरिब्रम ही रहता है। अब अगला प्रश्न, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी या फिर विटामिन बी। तो देखिए दोस्तों, विटामिन डी जो रहता है उसको हार्मोन भी कहा जाता है। तो अपना सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है। इसने पूछा है एक बार धड़कने पर कितना समय लगता है। तो देखिए दोस्तों, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दे रखे इसने, पहला ऑप्शन है 0.8 सेकंड, अगला दे रखा इसने 1 सेकंड, अगला दे रखा 72 सेकंड, और अगला दे रखा इसने 10 सेकंड। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.8 सेकंड। अब देखिए दोस्तों, आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि 72 सेकंड, तो 72 सेकंड जो रहते हैं वो उसमें 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और इसने पूछा है कि एक जो धड़कन रहती है वो कितने सेकंड में होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव किस अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रखा है इसने, पहला ऑप्शन है प्रजनन, अगला दे रखा है इसने विसेचन, अगला दे रखा है इसने अंडोत्सर्ग, और अगला ऑप्शन दे रखा है इसने इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जीव जो अपनी वृद्धि करता है वो प्रजनन से करता है, यानी कि रिप्रोडक्शन से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या फर्क पड़ेगा? ऑप्शन दे रखा है इसने, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, समान रहेगा या फिर दोगुना हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जंग लगने पर लोहे का जो भार रहता है वो हमेशा बढ़ जाता है। तो अपना सही आंसर ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। अगला प्रश्न, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल यानी एसिड पाया जाता है? ऑप्शन दे रखा है इसने एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड। तो देखिए दोस्तों, अपना सही आंसर बन जाएगा फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी। चींटी के डंक में जो रहता है वो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे पर क्यों उबलता है? ऑप्शन दे रखे हैं इसने, क्योंकि वायुमंडल दाब कम हो जाता है,
अंततः उबलने के बिंदु नीचे आ जाती है। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो रहता है वो कम होता है। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने पर्वतों पर भारी हवा के कारण। और अगला ऑप्शन दे रखा है इसने इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वायुमंडल दाब जो रहता है वो वहाँ पर कम रहता है, जिससे कि उनके उबलने के जो बिंदु रहती है वो नीचे आ जाती है। अब अगला प्रश्न, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि। ऑप्शन दे रखे इसने दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाब अधिक होने पर बर्फ का जो गलनांक रहता है, मेल्टिंग पॉइंट, वो घट जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन दे रखे इसने जेम्स दीवर, न्यूटन, हर्ट्ज, या फिर मैक्सवेल। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर बन जाएगा जेम्स दीवर। थर्मल फ्लास्क का आविष्कार जो जेम्स दीवर नामक के वैज्ञानिक ने किया था। अगला प्रश्न, निर्वात में यदि लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाता है तो पृथ्वी पर सबसे पहले कौन आएगा। इसके ऑप्शन दे रखे इसने लोहा, कागज, पत्थर, या फिर तीनों साथ आएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों साथ आएंगे। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं लगाया है तो इसलिए वो तीनों ही अपने वजन यानी कि द्रव्यमान पर कोई उसका असर नहीं रहेगा और तीनों ही अब पृथ्वी पर साथ आएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पृथ्वी की घूर्णन गति क्या है। ऑप्शन दे रखा है इसने 28 किलोमीटर पर मिनट, अगला दे रखा है इसने 34 किलोमीटर पर मिनट, अगला दे रखा है इसने 52 किलोमीटर पर मिनट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है अपने अक्ष पे वो है 28 किलोमीटर पर मिनट। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन दे रखे इसने दिमित्री मेंडलीफ, मैडम क्यूरी, लुई पास्चर, या फिर आइंस्टीन। तो देखिए दोस्तों, आवर्त सारणी का आविष्कार जो किया था वो दिमित्री मेंडलीफ ने किया था। तो यही अपना सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शन दे रखे इसने माइका, कार्ड्स, सिलिका, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अपना सही आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिलिका। अगला प्रश्न है लोहे की जंग डैश होती हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन दे रखे इसने भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, प्रतिवर्ती प्रक्रिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लोहे पर जो जंग होती है वो रासायनिक अभिक्रिया से होती है। तो अपना सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं। ऑप्शन दे रखा है इसने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, अगला ऑप्शन दे रखा है इसने हाइड्रोजन और कार्बन, अगला ऑप्शन दे रखा है इसने ऑक्सीजन और हीलियम, या फिर अगला ऑप्शन दे रखा है इसने हाइड्रोजन और हीलियम। तो देखिए दोस्तों, तारे जो मुख्यतः होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम का संगठन होता है। तो अपना सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील क्या है। तो देखिए दोस्तों, स्टेनलेस स्टील के ऑप्शन दे रखा है इसने पहला है धातु, अगला ऑप्शन दे रखा है इसने अधातु, अगला दे रखा मिश्र धातु, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, स्टेनलेस स्टील जो अपना सही आंसर बनेगा वो बनेगा मिश्र धातु। धातु तो है ही सही है, लेकिन अपना करेक्ट सही आंसर बनेगा वो बनेगा मिश्र धातु, ऑप्शन नंबर सी। स्टेनलेस स्टील जो रहती है वो निकेल प्लस क्रोमियम से मिलकर बनती है। अगला प्रश्न, बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दे रखा है इसने कास्टिक सोडा, अगला ऑप्शन दे रखा है इसने नमक, अगला ऑप्शन दे रखा है इसने सिट्रिक एसिड, और अगला ऑप्शन दे रखा है इसे इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, अपना जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, नमक। बर्फ को पिघलने से उस पर नमक की चादर चढ़ाई जाती है, मतलब नमक लगाया जाता है, जिससे कि बर्फ का गलनांक पॉइंट रहता है वो बहुत ही कम हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक होते हैं। ऑप्शन दे रखा है इसने उच्च, अगला है न्यून, अगला है मध्यम, या फिर अगला है स्थिर। तो देखिए दोस्तों, आयनिक यौगिक रहते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक जो रहते हैं वो हमेशा उच्च रहेंगे। ठीक है, ये याद रखना आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा तत्व पिघल जाएगा। ऑप्शन दे रखा है इसने गैलियम, अगला ऑप्शन है सीजियम, अगला दे रखा है इसने उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, हथेली पर रखने पर गैलियम और सीजियम दोनों ही पिघल जाएंगे। तो अपना सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों।
अगला प्रश्न दे रखा है इसने, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रखे इसने, तनाव, वजन, जड़ता या फिर बल। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वजन। एक वस्तु पर लगाए गए बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन दे रखे इसने, डार्विन ने, न्यूटन ने, मैक्सवेल ने या फिर जॉनसन ने। तो देखिए दोस्तों, विकासवाद का जो सिद्धांत है वो डार्विन ने दिया था। अपना सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीविका का वाहक है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन दे रखे इसने, मच्छर, मक्खी, चूहा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये तो आप सभी को पता होगा, मच्छर जो रहता है वो प्लाज्मोडियम परजीविका वाहक होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? ऑप्शन दे रखा है इसने, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या फिर विषाणु। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु। टाइफाइड बुखार जो रहता है वो जीवाणु के द्वारा फैलता है। अब अगला प्रश्न, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन दे रखा है इसने, NaCl। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने, Na2CO3। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने, CH4 या फिर अगला ऑप्शन दे रखा है इसने, NaHCO3। तो देखिए दोस्तों, अपना सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन की मापते हैं वो कैसे मापते हैं? पहला ऑप्शन दे रखा है इसने, बेरोमीटर। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने, एनीमोमीटर। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने, हाइग्रोमीटर या फिर अगला ऑप्शन दे रखा है इसने, स्ट्रेबोस्कोप। तो देखिए दोस्तों, अपना सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेबोस्कोप। चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन जो रहती है वो स्ट्रेबोस्कोप से मापी जाती है। अगला प्रश्न, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, क्योंकि पहला ऑप्शन दे रखा है इसने, सूरज की किरणें सुबह के समय धीरे चलती हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने, सुबह के समय सूरज ठंडा रहता है। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने, सुबह के समय पृथ्वी सूरज से अधिक दूर रहता है इसलिए। या फिर अगला ऑप्शन दे रखा है इसने, सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है इसलिए। तो देखिए दोस्तों, अपना सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरज का जो सुबह गर्म इसलिए रहता है क्योंकि सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है फंगस और मादा एंडीज मच्छर द्वारा। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने, बैक्टीरिया और मादा क्यूलेक्स मच्छर द्वारा। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने, वायरस और मादा एंडीज मच्छर द्वारा। या अगला ऑप्शन दे रखा है इसने, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, अपना सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेंगू एक बुखार है जो वायरस द्वारा उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में यह मादा एंडीज मच्छर द्वारा फैलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली कौन सी तरंगें होती हैं? पहले ऑप्शन दे रखा है इसने, सूक्ष्म। अगला दे रखा है इंफ्रारेड। अगला दे रखा है इसने, पैराबैंगनी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, अपना सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म। राडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें जो रहती है वो सूक्ष्म तरंगें होती हैं। अगला प्रश्न, यदि लोलक की लंबाई को 4 गुना की जाए तो लोलक झूलने की जो समय अवधि रहेगी वो क्या होगी? ऑप्शन दे रखे इसने, 4 गुना, 2 गुना, पहले या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, अपना सही आंसर बन जाएगा 2 गुना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रखा है इसने, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक या फिर एफ ब्लॉक। तो देखिए दोस्तों, अपना सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस ब्लॉक। आवर्त सारणी के जो दो समूह रहते हैं पहले उसको एस ब्लॉक कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत जो रहता है वो किस पर आधारित रहता है? ऑप्शन दे रखा है इसने, हुक का नियम। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने, न्यूटन का नियम। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने, आइंस्टाइन का नियम या फिर अगला ऑप्शन दे रखा है इसने, फैराडे का नियम। तो देखिए दोस्तों, अपना सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फैराडे का नियम। पावर ट्रांसफर की जो कार्य प्रणाली है वो फैराडे के नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस सॉलिड वस्तु में परिवर्तित हो जाती हैं? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन दे रखे इसने, डिपोजिशन। अगला ऑप्शन है सब्लिमेशन। अगला ऑप्शन है कंडेंसेशन या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए दोस्तों, अपना सही आंसर बन जाएगा डिपोजिशन। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गैस सीधे ही ठोस में बदल जाती हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।